नमस्ते। परमाणु संरचना के पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने परमाणु के डाल्टन सिद्धांत पर चर्चा की थी और फिर ये देखा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके लिए हमने कैथोड किरणें, एनोड किरणों और फिर न्यूट्रॉन की खोज, इस पर चर्चा की थी। फिर हमने देखा था कि थॉमसन का परमाणु मॉडल है, हालांकि वो बाद में रद्द कर दिया गया क्योंकि उससे हमारे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था। फिर हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की और उससे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। हालांकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो वाला वीडियो क्लियर कम है, तो मैं एक बार रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दोबारा बता रहा हूं। आज हम लोग रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग देखेंगे, उसके आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखेंगे और फिर उस परमाणु मॉडल में क्या समस्याएं आई हैं इस पर चर्चा करेंगे। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेडियोएक्टिव रेज हैं। ये जो अल्फा कण है इसे हम हीलियम का नाभिक मानते हैं। हीलियम यानी 2He4, जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 है। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों निकाल दिए जाए, तो जो बचता है वो हीलियम का नाभिक होता है। ठीक, इसे हम ऐसे He+2 भी लिख सकते हैं और ये जो हीलियम का नाभिक है यही अल्फा कण माना जाता है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि अल्फा कण के ऊपर धन आवेश होता है। 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर का धन आवेश अल्फा कण पे पाया जाता है। तो अब आप ध्यान रखिए कि अल्फा कण मींस पॉजिटिव रेज। तो हमने कोई धातु की पतली पन्नी ले ली। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या किया कि धातु की पतली पन्नी ली। उन्होंने ढेर सारे धातुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। चूंकि सोने की बहुत ज्यादा पतली पन्नी बनाई जा सकती है, इसलिए कुछ बुक्स पर यह भी आता है कि रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली। अदरवाइज ये भी कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने धातु की एक पतली पन्नी ली। तो रदरफोर्ड ने धातु की पतली पन्नी ली और उस पर तीव्रगामी अल्फा कणों से बौछार कराई। तो कैसे बौछार कराई और उससे क्या एक्सपेरिमेंट निकला, उसके क्या निष्कर्ष निकले, उस पर चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक धातु की पन्नी है, सोना भी मान सकते हैं। तो सपोज दैट ये एक धातु की पन्नी है। पन्नी मींस चद्दर, धातु के एकदम पतला सा चद्दर। उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। बौछार कराई मींस इस प्रकार से अल्फा कणों से गुजारी। तो ये पन्नी इस प्रकार से है, ठीक है, और यहां से अल्फा कण ऐसे जा रहे हैं। तो जब इन्होंने अल्फा कण इससे गुजारी तो देखा कि बहुत सारे अल्फा कण जो हैं वो इस धातु की पन्नी को बिल्कुल सीधा सीधा पार कर जाते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां से यहां ऐसे सीधा सीधा पार कर जा रहा हूं, इसका मतलब कि मेरे इस रास्ते के बीच में कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई हर्डल नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी देखा कि ये अल्फा कण भेज रहे हैं। अल्फा कण यहां लिख सकते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो कि अपने रास्ते से घूम जाते हैं, जैसे कि ये घूम गए, ठीक। और उन्होंने ये देखा कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे होते हैं जो 180 से ज्यादा 180 पर घूमकर वापस लौट आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 प्रकार की किरणें हैं। पहली ज्यादा मात्रा में जो कि सीधे निकल गई, दूसरी उससे कम मात्रा में जो कि थोड़ा सा डाइवर्ट हुई है, यानी कि दूर हो गई है, फैल गई है, और बहुत कम वो वाली जो लौट ही आई है वापस, ठीक। तो इन तीनों के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के निष्कर्ष दिए। देखिए, अगर सीधे निकल गया है, अगर मान लीजिए ये एक रास्ता है और आप यहां से चलना शुरू करते हैं और बिल्कुल यहां तक चले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, रास्ते में कुछ नहीं, आप सीधे सीधे निकल, ठीक। तो इसका मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। पॉइंट नंबर 2, अब इनकी बात करते हैं, जो किरणें घूम गई हैं। देखिए, अल्फा कण धनावेशित है और धन वाली किरणें दूर जा रही हैं। इसका मतलब कि परमाणु में कहीं ना कहीं धनावेश जरूरी है, क्योंकि समान प्रकार का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और जब प्रतिकर्षित करता है तभी ये दूर हुई होंगी। तो इसका मतलब परमाणु में धनावेश अवश्य उपस्थित है। बहुत कम बीच में जो ऐसे सेंट्रलाइज वाली है वो अल्फा रेज ऐसी है जो कि लौटकर वापस आ गई। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कुत्ता बैठा होता तो आप ऐसे जाते और घूम के निकल जाते, ये जो है थोड़ा सा घूम के निकल गए। लेकिन अगर शेर ही बैठा होता सपोज दैट, ठीक, तो क्या होता भैया, फिर हम ले जाते, हम तो रिस्क ना लेते, तुम्हारा तुम जाओ, तो ये घूमकर वापस आ जाते। तो मतलब ये वाली जो किरणें हैं, इनके सामने कोई ऐसी चीज पड़ गई यहाँ पर कहीं पर जिनको ये पार नहीं कर सकती। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का पूरा धनावेश और पूरा का पूरा द्रव्यमान
उसके बीच में एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है और इस भाग का नाम उन्होंने दे दिया नाभिक। ठीक है, ये रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग और उसके निष्कर्ष हुए। मैं एक बार फिर से बताऊं, धातु की एक पतली पन्नी ली, तीव्रगामी अल्फा कणों से बौछार कराई, 3 प्रकार की किरणें हुई, एक जो सीधे निकल गई, दूसरी जो घूम गई और तीसरी जो लौट के वापस आ गई। जो सीधे निकल गई अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, जो घूम गई अर्थात परमाणु में कहीं न कहीं धनावेश है, और जो घूमकर बिल्कुल वापस आ जाती हैं, इसका मतलब परमाणु का पूरा धनावेश और पूरा द्रव्यमान उसके बीच में, लगभग पूरा उसके बीच में छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब देखो, धनावेश ये बताता है कि परमाणु के सभी प्रोटॉन, और द्रव्यमान तो मतलब प्रोटॉन के ही जितने भारी होते हैं न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि उसके बीच में छोटे से भाग में केंद्रित होते हैं। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो बता दिया। क्या रह गया? इलेक्ट्रॉन। इसकी चर्चा वो अपने परमाणु मॉडल में करते हैं। तो अब हम आते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पहला पॉइंट यह है कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। अब ये 2 भाग कौन से हैं? शायद आपके दिमाग में आ गया होगा, मैंने भी चर्चा की। एक नाभिक और दूसरा क्या रह गया था नाभिक के अलावा? इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 परमाणु का नाभिक, या ऐसे कह सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान धनावेश, और दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब हम दूसरे पॉइंट पर नाभिक की परिभाषा लिखेंगे। परमाणु का समस्त धनावेश, देखिए धनावेश के मायने लगभग नहीं लगा है, क्योंकि प्रोटॉन मतलब धनावेश और परमाणु में कुछ धनावेश होता ही नहीं, तथा लगभग समस्त द्रव्यमान, उसके बीच में अति सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक, तो ये नाभिक क्लियर हो गया। और तीसरे पॉइंट पर, तीसरा और लास्ट पॉइंट रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का, तो नाभिक हम क्लियर कर चुके। अब क्या बच रहा है हमारा? इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेशित भी लिख सकते हैं, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते। तो इस प्रकार से ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। लगभग ये सारी बातें क्लियर करता है। देखिए पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, सही बात है। 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक नाभिक और एक इलेक्ट्रॉन। इसमें से नाभिक जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ही एक्सपेरिमेंटल वे से निकाला है उन्होंने, ठीक है, प्रायोगिक रूप में निकाला है। तो दूसरे पॉइंट पर उन्होंने नाभिक की परिभाषा ही दी है। अच्छा, सही है। ये जो तीसरा पॉइंट है इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं था, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कहीं दूर तो जाएगा नहीं, तो चक्कर लगाता रहेगा चारों ओर, ठीक है। अब प्लस और माइनस दोनों के बीच में आकर्षण बल रहेगा, उसके कारण उसको विकेंद्र बल मिल जाएगा और उसके कारण वो चक्कर लगाता रहेगा। तो देखने में काफी ठीक लग रहा था मॉडल, बट कुछ समस्याएं इस मॉडल में पाई गई। अब हम जिन पर चर्चा करते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की
कमियां। दोष या ड्रॉबैक्स। बेसिकली इस परमाणु मॉडल पे दो प्रकार की कमियां हैं। पहला, देखिए एक सिद्धांत होता है स्थिर गतिकी और विद्युतिकी सिद्धांत। मैं पूरा डिटेल इसमें नहीं लिखूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा इसी लेक्चर की सहायता से। एक्सप्लेन बस कर रहा हूं। स्थिर गतिकी विद्युतिकी सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी निश्चित बिंदु, मान लीजिए एक निश्चित बिंदु है और ये कोई आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो लगातार अपनी ऊर्जा कम करेगा। अब अगर ऊर्जा कम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये केंद्र धन का है और इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा कम करते जाएगा। इसका मतलब कि जो धनावेशित नाभिक है ये इसको अपनी ओर खींचता जाएगा। तो जब ऊर्जा कम करता जाएगा तो लगातार उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नाभिक पर गिर जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो जब वो नाभिक पर गिर जाएगा तो प्लस और माइनस, +2 -2 कितना हुआ, 0। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिरकर परमाणु को नष्ट कर देना चाहिए, किंतु ऐसा होता तो नहीं। ये मार्कर कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये अपने से नष्ट होता तो धीरे धीरे करके ये परमाणु गायब होने लगते। हम लोग भी परमाणुओं से ही मिलकर बने हुए, हम भी गायब हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कि इस परमाणु मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की एक बहुत भारी गड़बड़ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्थिर गतिकी और विद्युतिकी सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई आवेशित कण किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। आपको सेम यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। स्थिर गतिकी विद्युतिकी सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई आवेशित कण किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। ह्रास मीन्स कमी, जिसके कारण उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी और अंततः वह नाभिक पर गिरकर परमाणु को नष्ट कर देगा। अर्थात रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। अर्थात रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। ये पॉइंट नंबर 1 है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। मैंने देखिए चित्र नहीं हटाया क्योंकि पॉइंट नंबर 2 भी पॉइंट नंबर 1 से ही निकल के आ रहा है। अगर आप इस चित्र को गौर से देखें, मान लीजिए कि रेडियस से ये दूरी हर एक के बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर तो 1 2 3 4 और 5 इस तरह से मान लीजिए। अगर और भी होते तो 6 7 8 9 और 10, ठीक। तो मतलब इस फिगर से हमको ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं से, सभी संभव त्रिज्याओं से होते हुए नाभिक तक पहुंचेगा। अर्थात जो परमाणु का स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो लगातार मिलना चाहिए, यानी 10 की भी रेखा होनी चाहिए, 9 की भी, 8 की भी, 7 की भी, 6 की भी। किंतु परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है, भाई लगातार चक्कर लगा रहा है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसा होना चाहिए। लेकिन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हो सकता है 10 की रेखा हो, फिर 3-4 लाइनें गोल और 6 वाली रेखा हो, और हो सकता है 3 वाली रेखा हो, बस बाकी रेखा नहीं हो। इसका मतलब परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो लगातार ना होकर के डिसकंटिन्यूएशन में होता है, रेखीय होता है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। इसके हिसाब से लगातार होना चाहिए, बट मिलता वो लगातार नहीं है, रेखीय मिलता है। जब रेखीय मिलता है तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इस रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ये दो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी। अब इन कमियों को दूर करेगा बोहर का परमाणु मॉडल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।